Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Tusharka Dubey and in our today's class we are going to cover our next minor law subject, that is Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. So it's a very small act which has only 10 sections in it. So we'll be covering this whole act in just 20 minutes. So let us start with our class. Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्ट का पर्पस क्या है। तो इसके प्रीएम्बल में साफ साफ लिखा हुआ है कि द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोहिबिट indecent representation of women through advertisement or publication in writing, painting, figure or in any other manner. तो ये एक्ट क्या करता है, इस एक्ट का पर्पस क्या है कि ये किसी भी तरीके का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन अगर ऑफ वुमेन कहीं पे हो रहा है तो उसको प्रोहिबिट करता है ये। और वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन चाहे किसी चीज में भी हो रहा हो, चाहे थ्रू एडवर्टीजमेंट हो रहा हो या फिर थ्रू पब्लिकेशन हो रहा हो, और पब्लिकेशन भी कैसा, इन राइटिंग, पेंटिंग, फिगर और इन एनी अदर मैनर। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसे तरीके का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कर रहा है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा हमारे इस एक्ट के अंडर। इस एक्ट को लाने से पहले भी हमारा आईपीसी में कुछ प्रोविजंस थे जो ऑब्स्सीनिटी और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सेक्शन 292, 293 एंड 294। पर वहां पे क्या आपका एक चीज जरूरी है कि वहां पे इंटेंशन होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई अनइंटेंशनली भी किसी तरीके का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कर देता है तो वो भी प्रोहिबिट किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस एक्ट को लाया गया था। अब देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था। तो 1986 से पहले बहुत ज्यादा जो थे मूवमेंट्स चल रहे थे इस चीज को से रिलेटेड कि बहुत ज्यादा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो रहा है न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, तो इनको रोकना चाहिए। तो इसी चीज को रोकने के लिए राज्यसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन बिल 1986, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, मार्गरेट एल्वा ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये एक्ट आपका पास कब हुआ था, 1987 में, ठीक है। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, इसका नाम पूरा आपको टाइटल याद होना चाहिए। इसके बाद इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, तो 2 अक्टूबर 1987, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इसे आपको याद रखिएगा, गांधी जयंती उस दिन होती है, तो गांधी जयंती वाले दिन ही आपका ये एक्ट को क्या किया गया था, पास एनफोर्स कराया गया था। तो 2 अक्टूबर 1987। इसका इनेक्टमेंट डेट क्या है, तो 23 दिसंबर 1986, ठीक है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, तो बहुत ही कम सेक्शंस हैं इस एक्ट में, बहुत छोटा सा एक्ट है ये हमारा। 10 सेक्शंस हैं इसके। और एक्ट नंबर क्या है आपका, 60 ऑफ 1986, ठीक है। और ये इसका एक्सटेंट कहां तक है, तो इसका एक्सटेंशन है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो ये ऑल ओवर इंडिया, अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके से का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो रहा है एडवर्टीजमेंट के थ्रू या पब्लिकेशन के थ्रू, तो वो ये एक्ट प्रोहिबिट करता है। आप कुछ डेफिनेशंस इसकी पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। बहुत छोटा सा ही एक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा डेफिनेशंस है नहीं, तो आपको सारी ही इसकी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सेक्शन 2A क्या बात करता है, एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करता है कि एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब है। तो देखिए, किसी भी तरीके से हो रहा हो एडवर्टीजमेंट, या तो आप नोटिस कोई निकाले हो, या कोई सर्कुलेशन हो रहा हो, या किसी तरीके का लेबल हो या रैपर हो। जैसे आप किसी भी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई जो आप रैपर लगा रहे हो, उसमें भी अगर किसी तरीके का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो वो एक तरीके से जो एडवर्टीजमेंट में ही काउंट किया जाएगा कि आप बता रहे हो कि ये। तो ये किसमें, इस तरीके की कोई भी डॉक्यूमेंटेड अगर आपका एडवर्टीजमेंट है तो वो भी आपका माना जाएगा एडवर्टीजमेंट में। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी अगर हो रहा है थ्रू लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। अब देखिए, जैसे आजकल ड्रोन लाइट जो होती है, ऐसे ड्रोन शो किए जाते हैं जिसमें आप लाइट के थ्रू आप वो करते हो, पूरा रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हो। तो ये क्या है, ये भी आपका एडवर्टीजमेंट, अगर इस तरीके से भी आप कुछ एडवर्टाइज कर रहे हो तो वो भी आपका क्या होगा, एडवर्टीजमेंट में काउंट किया जाएगा। तो जहां पे ये प्रोहिबिट किया जा रहा है, अगर इन सारे तरीकों में भी किसी तरीके का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो वो यहाँ पे प्रोहिबिट होगा। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 2B। सेक्शन 2B बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किसी को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बाय वे ऑफ सैंपल,
फ्री और अदरवाइज। तो जैसे आप सड़क पे खड़े होके नहीं, जैसे लोग आपको पैम्पलेट देते रहते हैं कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो उसमें भी अगर आपका किसी तरीके से, मान लिया आप सैंपल दे रहे हो किसी को, अभी आपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, आप सिर्फ सिर्फ लोगों को सैंपल दे रहे हो ताकि आपका जो बिजनेस है वो बढ़े, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर आप किसी को सैंपल दे रहे हो और उसमें भी किसी तरीके का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाएगा। इसके बाद आते हैं सेक्शन 2C, बात करता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? तो इसका मतलब हो गया depiction of figure, form or body of a woman, of course, of a woman, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का डिपिक्शन हो रहा है एक वुमेन की फिगर का, फॉर्म का या बॉडी का, तो उस और जो कि इनडिसेंट है, डेरोगेटरी है और डेनिग्रेटिंग है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का इनडिसेंट, डेरोगेटरी और डेनिग्रेटिंग रिप्रेजेंट डिपिक्शन है फिगर, फॉर्म और बॉडी ऑफ अ वुमेन, जो कि किस तरीके, जो कि क्या कर सकता है, लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट और इंजर पब्लिक मोरालिटी और मॉरल्स। तो अगर इस तरीके की कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसको हम क्या काउंट करते हैं? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में काउंट करते हैं। देखिए इस पे एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन, एक केस है, वो याद रखिएगा। इससे ज्यादा आपके वैसे भी केस नहीं है, पर एक केस है जो आप याद रखिएगा, वो है अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें कोर्ट ने बताया था कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को टेस्ट कैसे किया जाएगा। कोई चीज अगर ऑब्सीन है तो हम कैसे मानेंगे कि ऑब्सीन है ना? जैसे आजकल आप सिल्वर स्क्रीन पे बहुत सारे मूवीज देखते हो, आपकी उसमें बहुत सारी सीरीज आती हैं, तो उसमें भी बहुत तरीके की एक्टिविटीज होती हैं जो कि ऑब्सीन हो सकती हैं। लेकिन हम टेस्ट कैसे करेंगे कि क्या ये ऑब्सीन है अकॉर्डिंग अंडर दिस एक्ट और नॉट? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में काउंट होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे देखेंगे? तो कोर्ट ने इसमें बताया था कि द करेक्ट टेस्ट टू डिटरमाइन ऑब्सीनिटी इज कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट का क्या मतलब हुआ कि हम चेक करेंगे कि अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी अगर सपोज किसी सिल्वर स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, तो क्या वो इन जनरल पब्लिक सोसाइटी के लिए उनको हार्म कर रही है या उनको बॉदर कर रही है, या फिर एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है जो सेंसिटिव इन नेचर है, सर्टेन ग्रुप ऑफ सेंसिटिव पीपल है, उनको ही सिर्फ बॉदर कर रही है। तो अगर एक कुछ छोटे से ग्रुप को बॉदर कर रही है और बाकी एक सोसाइटी एट लार्ज को वो इट इज नॉट बॉदरिंग, तो उस केस में हम उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई भी डिपिक्शन आपका इसमें दिखाया जा रहा है किसी सिल्वर स्क्रीन पे, तो अगर वो जनरल पब्लिक को ही कुछ हार्म नहीं कर रहा और जनरल पब्लिक के हिसाब से वो ठीक है, और कुछ छोटे से ग्रुप है जिसको वो लग रहा है कि ये अच्छा नहीं दिखाने में, तो हमारा जो टेस्ट रहेगा ऑब्सिनिटी को चेक करने का अंडर दिस एक्ट, वो होगा कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि होल कम्युनिटी को देखा जाएगा, ना कि एक पर्टिकुलर सेंसिटिव ग्रुप को, ठीक है। तो ये एक आप इसका एक इम्पोर्टेंट केस है, वो याद रखिएगा, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन 2D में दे रखा है लेबल का। तो जैसे कि अगर आप कहीं पे, जैसे नहीं आप किसी भी बॉक्स के ऊपर लेबल लगा लेते हो, तो अगर रिटन फॉर्म में है, मार्क फॉर्म में है, स्टैम्प में है, प्रिंटेड है, ग्राफिक मैटर में है, फिक्स्ड है, अपीयरिंग अपॉन एनी पैकेज, तो वो भी यहाँ पे काउंट होगा। उसमें भी अगर किसी तरीके का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है जो पब्लिक को सही नहीं लग रहा है, तो वो माना जाएगा। इसके बाद 2E क्या बात करता है? पैकेज के ऊपर। तो अगर किसी पैकेज भी, यानी पैकेज किसको कंसिडर करते हैं? किसी बॉक्स, कार्टन, टिन या कंटेनर, इसमें से किसी में भी अगर कुछ ऐसा कुछ बना हुआ है जो कि, अब सपोज कोई बॉक्स ही है जिसको बनाई शेप में दिया है, किसके, वुमेन के बॉडी की शेप में बना दिया गया है, जो कि इनडिसेंट लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है देखने में, तो उसको भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं डेफिनेशन, इसकी होगी 5 ही डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका कौन सा है? तो नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन आपकी यहाँ पे खत्म हो गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, सेक्शन जो आपका इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखिए जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था, इसका ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तो हमने समझा था यहाँ पे 2 तरीके के प्रोहिबिशन हो रहे हैं। एक तो एडवर्टीजमेंट का प्रोहिबिट कर रहा है ये एक्ट, और दूसरा पब्लिकेशन को भी प्रोहिबिट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 तरीके के प्रोहिबिशन की बात हो रही है। तो सेक्शन 3 बात करता है आपका एडवर्टीजमेंट के बारे में, और सेक्शन 4 बात करता है आपका पब्लिकेशन के बारे में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, तो ये एक्ट क्या करता है? उन सारे एडवर्टीजमेंट का पब्लिकेशन जो है प्रोहिबिट करता है
जो कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन ऊपर पढ़ चुके हैं कि क्या मतलब होता है, और किसी भी एडवर्टीजमेंट में अगर किसी भी तरीके का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन अगर हो रहा है तो वो ये एक्ट प्रोहिबिट करता है। तो ये सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है सेक्शन 4 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट एक्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो अगर किसी भी तरीके का पब्लिकेशन आप कर रहे हो, जैसे हमने आपको ऊपर पढ़ाया था, पब्लिकेशन किसी भी राइटिंग में या फिर फिगर्स के फॉर्म में या फिर आपका पेंटिंग के फॉर्म में या किसी भी और अदर मैनर में, या फिर मान लीजिए कोई पोस्ट आप कर रहे हो किसी बुक में या फिर पैम्पलेट में या किसी भी और तरीके से, तो वो उसमें अगर किसी भी तरीके का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन अगर हो रहा है तो वो प्रोहिबिट होता है इस एक्ट के अंदर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो वो एक्सेप्शंस क्या है? तो एक्सेप्शंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनता है ना वो इसके एक्सेप्शन से ही बनता है कि जो वैसे तो इन जनरल हम देखें तो किसी भी तरीके का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का अगर पब्लिकेशन हो रहा है तो वो आपका क्या होता है? प्रोहिबिट होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि किस केस में इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोहिबिट नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग और अदर ऑफ जनरल कंसर्न। ठीक है? तो अगर किसी भी तरीके, जैसे कि अब साइंस है, अब आप बुक्स पढ़ते हो, बायोलॉजी आपने ले रखी है, तो बायोलॉजी में भी आपका ऐसे रिप्रोडक्टिव वाला सेक्शन होता है। तो उसमें अगर किसी तरीके का आपका बॉडी पार्ट आपका उसमें यहाँ पे फिगर बना हुआ है, तो ये किस लिए? ये तो आपके पढ़ने के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आपकी स्टडीज के लिए। और साइंस में भी आपका जैसे कुछ जैसे स्केलेटन है या फिर कोई और बॉडी पार्ट आपका जो है फिगर में बनाया गया है। तो और लिटरेचर में अगर कुछ ऐसा है, या कोई आर्ट में पेंटिंग ऐसी बनाई गई है, जैसे आप पुराने जमाने में जो पेंटिंग्स हमारी बनी हुई है, तो अगर ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन है तो वो यहाँ पे प्रोहिबिट नहीं होता है। या फिर बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस, तो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए भी अगर कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है तो वो भी आपका यहाँ पे प्रोहिबिट नहीं होता है। सेकेंड इसका एक्सेप्शन क्या है? बी बात करता है एंशियंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ये एक एक्ट है, एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। इसके अंडर अगर कोई आपका जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं, इसके अंडर जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं उसमें अगर कोई, जैसे आपके मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं या पुराने टाइप की जो महल बने हुए हैं, उसमें आप देखते होंगे कि बहुत बार उसमें मूर्तियां बनी हुई हैं, स्कल्पचर्स बने हुए हैं जो कि किसी भी तरीके के उसमें फॉर्म में भरे बने हुए हैं। तो वो यहाँ पे एक्सेप्शन में दे रखे हैं, उसमें अगर किसी भी इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो प्रोहिबिट यहाँ पे नहीं है। या फिर किसी टेम्पल में और एनी कार यूज फॉर कन्वेंस ऑफ आइडल्स और यूज फॉर रिलीजियस पर्पस। अब मान लीजिए कोई मूर्ति है, उस मूर्ति को कहीं से कहीं ले जाया जा रहा है, तो जिस कार में ले जाया जा रहा है उस कार में भी उस मूर्ति की जो फोटो है बाहर लगी हुई है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में भी आपका रिप्रेजेंटेशन जो है प्रोहिबिट नहीं होगा। इसके बाद थर्ड एक्सेप्शन क्या है? फिल्म ऑन विच पार्ट 2 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट विल अप्लाई। तो अगर सिनेमेटोग्राफी एक्ट का पार्ट 2 अगर किसी फिल्म पे अप्लाई होता है तो उस केस में भी क्या होगा? आपका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा। तो ये एक्सेप्शंस याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो एमसीक्यू बनेंगे ना वो इसी पार्ट से बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो एक तो याद रखिएगा कि एडवर्टीजमेंट और प्रोहिबिशन जो दो चीजें यहाँ की बताई गई थी, तो एडवर्टीजमेंट सेक्शन 3 में दे रखा है और प्रोहिबिशन आपका सेक्शन 4 में दे रखा है। और इसके एक्सेप्शंस क्या हैं पब्लिकेशन में? तो किसी भी तरीके का साइंस, लिटरेचर, आर्ट में अगर किसी भी तरह का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए, या फिर एंशियंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंडर अगर कोई चीज है, या फिर टेम्पल और एनी कार यूज फॉर कन्वेंस ऑफ आइडल्स, उसमें अगर किसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, या फिर फिल्म ऑन विच पार्ट टू ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट विल अप्लाई, तो उस केस में आपका जो किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन अगर इनडिसेंट भी है तो भी वो प्रोहिबिट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यही यहाँ तक का पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका इसमें जो सेक्शन है, सेक्शन 5, पावर टू एंटर एंड सर्च। तो अब देखिए, अब किसी को पता कैसे चलेगा? तो अब सपोज कहीं पे कोई ऐसे तरीके का रिप्रेजेंटेशन अगर हो रहा है तो वहां जाके आपको सर्च करनी कि कौन कर रहा है, जो इसके लिए लायबल होगा। तो जो भी गेस्टेड ऑफिसर होगा जो कि स्टेट अपॉइंट करती है,
इस बिहाफ पे वो क्या कर सकता है, उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी अपने लोकल लिमिट में किसी भी प्रीमाइसेस में किसी भी रेजिडेंस में क्या कर सकता है, किसी भी वक्त जा सकता है सर्च के लिए, सीजर के लिए और एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। बट ही कैन नॉट एंटर इन प्राइवेट रेजिडेंस विदाउट वारंट। तो अगर किसी प्राइवेट रेजिडेंस में अगर कोई ऐसा सर्च के लिए वो जा रहा है तो उसमें विदाउट वारंट वो नहीं जा सकता, यानी कि उसको पहले मजिस्ट्रेट से वारंट इशू कराना पड़ेगा और उसके बाद ही वो वहां पे एंटर कर पाएगा। लेकिन अगर कोई पब्लिक प्लेस है और वहां पे इस तरीके का सर्च हो रहा है या सीजर हो रहा है तो वहां पे वो विदाउट वारंट भी जा सकता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे आ जाएगी कि बिना वारंट के कहा नहीं जा सकता, प्राइवेट रेजिडेंस में नहीं जा सकता। और एक लास्ट इसमें चीज है कि अगर कहीं पे भी किसी तरीके का सर्च या सीजर हो रहा है तो वहां पे जो प्रोविजंस है सीआरपीसी के वो अप्लाई होंगे। अगर जो आपका वारंट इशू किया गया था, जैसे यहाँ पे बोला था ना वारंट आपका इशू है, सर्च वारंट आपका इशू किया गया है, सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 94 ऑफ सीआरपी सर्च वारंट के बारे में ही बात करता है। तो अगर किसी भी केस में सर्च वारंट इशू किया गया है अंडर सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी, तो उस केस में जो भी प्रोविजंस आपके सीआरपीसी में दे रखे हैं सर्च और सीजर से रिलेटेड, वो सेम प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई होंगे आपके सर्च, सीजर और एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, सेक्शन 6 पेनल्टी के बारे में बात कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन इस तरीके का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और वो पकड़ा जाता है, तो अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंस करता है तो उस केस में उसको कितनी मैक्सिमम सजा हो सकती है, 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर उसके पास फाइन लगाया जा सकता है 2,000 रुपए तक का, ठीक है। तो 2,000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है या फिर 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट मिलती है। ये कब की बात हो रही है, फर्स्ट टाइम इन ऑफेंस अगर हो रहा है। और वैसे ही अगर सेकेंड टाइम अगर ऑफेंस हो रहा है तो मिनिमम आपका 6 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है या फिर मैक्सिमम उसको 5 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, यानी 6 to 5 years, 6 months to 5 years, ठीक है। और दूसरा, अगर सेकेंड टाइम ऑफेंडर है तो अगर सिर्फ फाइन लगाया जा रहा है तो 10,000 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज तक का फाइन आपको लगाया जा सकता है। तो ये आपकी पेनल्टी बहुत है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 2 साल तक की सजा या फिर 2,000 तक का फाइन, सेकेंड टाइम ऑफेंडर है तो 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा मिल सकती है, उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है या फिर मिनिमम उसको 10,000 रुपीज फाइन से लेकर 1 लाख रुपीज फाइन तक लगाया जा सकता है, ठीक है। ये सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद आते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी ऐसा ऑफेंस कर रही है, ठीक है, यही सेम ऑफेंस अगर कोई कंपनी कर रही है तो जितने भी मेंबर्स होंगे उस कंपनी के वो इसके लिए लायबिल होंगे, लेकिन उन मेंबर्स को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब सपोज कोई मेंबर है जिसको नॉलेज ही नहीं थी कि इस तरीके का कोई भी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में, चाहे एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में हो, चाहे आपका पब्लिकेशन के फॉर्म में हो, अगर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी इफ ही हैड नो नॉलेज अबाउट इट। तो अगर सबको पता है तो सारे मेंबर्स लायबिल होंगे, लेकिन वो मेंबर लायबिल नहीं होंगे जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो सेक्शन 7 बात कर रहा है ऑफेंस बाय कंपनीज। इसके बाद आते हैं लास्ट के कुछ सेक्शंस हैं। सेक्शन 8 आपका क्या बात करता है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या होगा। तो जो ऑफेंस यहाँ पे बता रहा है, कोई भी अगर इस तरीके का पब्लिकेशन या एडवर्टीजमेंट करता है तो उस केस में ये ऑफेंस किस नेचर का ऑफेंस कहलाया जाता है, तो ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और बेलेबल ऑफेंस। तो एक छोटा सा ऑफेंस ही है, इसमें इतना सीरियस ऑफेंस इसलिए नहीं है, लेकिन कॉग्निजेबल क्यों है, क्योंकि आप सपोज आप पब्लिक प्लेस पे ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपका वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वारंट की जरूरत जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सिर्फ कब है, वारंट की जो जरूरत है वो सिर्फ तब है जब आपका किसी प्राइवेट रेजिडेंस में जाके आप सर्च कर रहे हो, तो सर्च वारंट के लिए आपको वारंट की जरूरत है। लेकिन अगर आप कहीं से भी सीज करते हो ऐसा सामान जो कि पब्लिक प्लेस पर ही हो रहा है, जो कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो जो पुलिस है वो बिना किसी वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकती है। तो इसीलिए ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये बेलेबल ऑफेंस भी है, यानी कि देयर इज यू हैव द राइट टू गेट द बेल इन दिस केस। आगे आते हैं, सेक्शन 9 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो अगर कोई भी जो गवर्नमेंट है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी गुड फेथ में कोई एक्शन लेती है, मान लीजिए कोई बुक थी जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंट, अब सपोज उसके लिए आपने पहले से ही मतलब मान लीजिए वो
गुड फेथ, आपने ऑलरेडी वो यहाँ पे एक्सेप्शंस में आ रही है, लेकिन किसी भी ऑफिसर ने उसको गुड फेथ में सीज कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, लायबिल नहीं होगा। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन पे या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे किसी भी एक्शन, तो और उसके अगेंस्ट कोई भी सूट नहीं फाइल किया जाएगा। तो नो सूट अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। फिर आता है सेक्शन 10, तो यहाँ पे रूल मेकिंग पावर के बारे में बता रहा है। तो यहाँ इस एक्ट के अंदर रूल मेकिंग पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे जितने भी रूल्स अगर बनाए जाएंगे तो वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो ये देखिए बहुत ही छोटा सा एक्ट था, यहाँ पे हमारा कवर हो गया है, सिर्फ 10 सेक्शंस हैं, जिसमें आपको कुछ ही सेक्शंस पे ज्यादा जोर डालना है, जैसे कि एक तो कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस के ऊपर, और बाकी आपका प्रोहिबिशन और एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट आपका सेक्शन 3 में दे रखा है, प्रोहिबिशन आपका पब्लिकेशन का प्रोहिबिशन आपका दे रखा है सेक्शन 4 में। स्पेशली सेक्शन 4 के एक्सेप्शंस याद रखिएगा कि कौन कौन से एक्सेप्शंस दे रखे हैं जहां पे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को प्रोहिबिट नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का एक्ट खत्म होता है। अगली क्लास को हम लोग अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।